नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है? तैयारी बढ़िया चल रही है? तो पिछली बार हमने इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। सबसे पहले है मत्स्य, कूर्म या यानी कश्यप भी कहते हैं, वराह है, नरसिंह है, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, और फिर भगवान बुद्ध। और इसके बाद में वर्तमान में जो कलयुग चल रहा है, इसमें भगवान विष्णु के वर्तमान जो कहते हैं कि अभी जो अवतार लेंगे कलयुग में, वो होंगे कल की। इसके बाद में देखिए वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, उड़ीसा के अंदर। आदिवराह मंदिर मामलपुर में। बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची के अंदर। दशावतार मंदिर ललितपुर। इसके बाद में विष्णु मंदिर है, वो दो है, दोनों ही मध्य प्रदेश में। एक है जबलपुर के अंदर और दूसरा है एर्नाकुलम में। द्वारकाधीश मंदिर भी दो है हमारे पास, ठीक है। हाँ, एक है मथुरा उत्तर प्रदेश में और दूसरा द्वारकाधीश जी है, तो द्वारका में ही होगा, गुजरात, द्वारका गुजरात के अंदर। छह दर्शन माने गए हैं। यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क ये है कि जो छह दर्शन है, जिसमें सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत और न्याय दर्शन, इनकी इनके प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, इनके प्रवर्तक कौन थे? फॉर एग्जाम्पल योग के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि पतंजलि। ठीक है। तो इस तरह से इनकी कौन कौन प्रवर्तक थे, इनके नाम आप लोगों को खुद से याद करने हैं और कमेंट सेक्शन में भी उसको लिखना है। इसके बाद में आज ये गंधार कला की विशेषता। तो गंधार कला में क्या था? बुद्ध और बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया है। ये मूर्ति कला से संबंधित एक कला है। गंधार कला में मूर्तियां काली स्लेटी पत्थर से, चूने से और पकी हुई मिट्टी से बनी है। ये मूर्तियां किस में है? ध्यान मुद्रा के अंदर है, पद्मासन में है, धर्म चक्र प्रवर्तन के अंदर है, वृद्ध या अभय आदि मुद्राओं में ये मूर्तियां बनाई गई है। गंधार कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां यहाँ मिलती है, जैसे हारिती, रोमा, एथेनी देवी की मूर्ति। अग्रवाल महोदय ने रोमा देवी की मूर्ति को गंधार कला की सर्वोत्तम मूर्तियों में स्थान दिया है, ठीक है। आरसी अग्रवाल साहब है मेरे ख्याल से ये। इसके बाद में गंधार कला और मथुरा कला में मेजर डिफरेंस क्या है? तो गंधार कला में जो मूर्तियां बनी है वो नीले और काले पत्थरों से बनी है, जबकि मथुरा कला में जो जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर का से इनका निर्माण हुआ है। शक और कुषाण शासकों ने किसको संरक्षण दिया था? गंधार कला को संरक्षण दिया, और मथुरा कला को संरक्षण दिया कुषाण शासकों ने, सिर्फ कुषाण शासकों ने, याद रखोगे। इसके बाद में गांधार कला की जो विषय वस्तु यथार्थवादी थी, वास्तविकता पर आधारित थी, जबकि मथुरा कला की जो विषय वस्तु है वो आदर्शवादी थी। याद रखोगे, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गांधार कला जो है उसमें बौद्ध प्रतिमाएं मुख्य थे, जबकि मथुरा कला में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ठीक है। इजी है। तो बेसिक डिफरेंस है, कल को मेंस एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको आराम से देख लोगे। और इसके बाद में आगे आइए, कुछ गुप्त इतिहास जानने के कुछ स्रोत हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े देखेंगे। तो गुप्त इतिहास जानने के स्रोत है, जैसे साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या ब्राह्मण पुराण। ठीक है। विशाखा दत्त जो है, इन्होंने मुद्रा राक्षस की इन्होंने रचित की थी, इन्होंने लिखी थी। विशाखा दत्त जी ने क्या लिखा था? मुद्रा राक्षस, ठीक है। इसके बाद में देखिए शूद्रक ने क्या, मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, चीनी यात्रा फाइया ने उनका यात्रा वर्णन। इसके अलावा देखिए कालिदास की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है, याद है अपन सभी लोगों को? जैसे मालविका अग्निमित्रम है, रत्नावली है, ठीक है। इस तरह से आप जो बाकी बच गए वो याद रखोगे, वो होमवर्क है, क्योंकि कालिदास जी की रचनाएं जो है वेरी फेमस है, याद होनी ही चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद में आइए पुरातात्विक स्रोत कौन से? ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत, हो गए। साहित्य के माध्यम से हमें गुप्त इतिहास जानने इतिहास का पता चलता है। पुरातात्विक स्रोतों में क्या है? पुरातात्विक स्रोतों में देखिए, जैसे समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि से प्राप्त गुहा लेख, मेहरौली का लौह स्तंभ, स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, दामोदरपुर ताम्र पत्थर लेख, और इसके अलावा विभिन्न सिक्के हो गए, मंदिर हो गए, स्मारकों का वर्णन हो गया। तो अक्सर यूपीएससी या फिर दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो या तो किताबों के रूप में हमें किसी चीज के बारे में जानने का मौका मिलता है, या पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जैसे कोई मंदिर बना दिया गया, कोई पत्थर है, कोई शिलालेख है, कोई गुहा लेख है, कोई प्रशस्ति है, सिक्के हैं। इन सब के माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास का पता लगता है। इसके बाद में देखिए प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित प्रशासनिक अधिकारियों के जो नाम है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखोगे, कुमारमात्य। कुमारमात्य क्या, ये क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, उच्च श्रेणी के। और संधि विग्रह जो कौन है, वो संधि और युद्ध का मंत्री जो है वो संधि विग्रह कहलाता था। प्रयाग प्रशस्ति में इनका वर्णन किया गया। महादंड नायक है, तो दंड देने वाला होगा, तो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था महादंड नायक। इसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य जिनका नाम था, के नवर्तन कौन कौन से थे? ठीक है, तो याद रखोगे कालिदास जी और ब्राह्मण।
ठीक है, कालिदास और आमिर, यही दो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नवरत्नों में दोनों। तो कालिदास की कौन सी रचनाएं थी ऊपर, अभी ये मैंने कहा था होमवर्क, बट यहाँ पे चलो बात कर ही लेते हैं ऊपर, इसलिए मैंने बात नहीं की थी इसके बारे में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रोर्वश्यम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम ये है कि इनमें से नाटक कौन से है और कविताएं कौन सी है, आप लोगों को ये बताना है। मैं इसके बाद में, और कालिदास जी को भारत का मतलब विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर भी कालिदास जी को कहा जाता है। ब्राह्मीर जी जो थे वो खगोल विज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, और फलित ज्योतिष के प्रणेता थे, ये वास्तु विद्या के महान आचार्य थे। तो वृत्त संहिता जो है इनकी, और पंच सिद्धांतिका, कौन कौन सी, वृत्त संहिता और पंच सिद्धांतिका ब्राह्मीर जी ने लिखी थी, और काफी फेमस है दोनों। इसके बाद में आ जाइए आगे, कालिदास के ग्रंथ कौन से, चलो आप लोगों का काम इजी हो रहा है, जो मैं ऊपर काम दे रहा हूँ वो सब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो रघुवंशम, कुमार संभव और विक्रमोर्वशीय, ये तीनों है महाकाव्य, ठीक है। इसके बाद में मेघदूत और ऋतुसंहार क्या है, खंड काव्य या गीति काव्य है। और इसके बाद में मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, आपके नाटक है, ठीक है। तो इजी हो गया आप लोगों के लिए काम, यहाँ पे याद रखना है, अक्सर आता है, तो आप लोगों को इसके बारे में भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक नंबर भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल मेरिट पे आपका बहुत असर पड़ता है ना, तो इनको आप याद रखोगे, कालिदास जी जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। आज ये फिर गुप्त काल के अंतर्गत क्या थे, कुछ केंद्रीय पदाधिकारी थे, तो उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जैसे संधि विग्राहक मैंने अभी बताया, युद्ध और शांति का मंत्री हो गया, और महादंड नायक हो गया, पुलिस या मुख्य न्यायाधीश या सेना का अधिकारी हो गया यहाँ पे, किसमें, गुप्त काल के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में देखिए महाक्षप पटलिक कौन जो थे, आयव्यय का लेखा जोखा करने वाले कौन थे, महाक्ष पटलिक, ठीक है। इसके इतने ही इंपॉर्टेंट है, जो जो बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आ जाइए आगे, अकबर के शासनकाल में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, 1564 के अंदर क्या हुआ था कि जाजिया कर की समाप्ति कर दी गई थी, जबकि 1563 में क्या था, तो तीर्थ कर जो है उसकी समाप्ति कर दी गई थी। हिंदुओं पर तीर्थ कर को लेकर तीर्थ कर लगाया जाता था, कि जब भी इधर उधर दूसरे दूर मंदिरों में जाना होता था तो तीर्थ कर उन पे लगता था। इसके बाद में देखिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है 1573-74 में शुरू की, जबकि जो इबादत खाना है, याद रखना, इबादत खाना वो 1575 में इबादत खाना का निर्माण किया गया। इबादत खाना वो जगह थी जहां पर अकबर बाकी गुरुओं के साथ बैठकर धर्म और मानव कल्याण उन सब पे बातें करता था, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि 1578 में क्या हुआ कि इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति हो गई। इसके बाद में देखिए दीन इलाही का जो प्रवर्तन है वो 1582 में हुआ, और पशुवध निषेध इलाही कैलेंडर की शुरुआत 1583 में हुई थी, और 1584 में अब्दुल रहीम को खान खाने की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो जो बताया गया है वो आप लोग देख लेंगे, और इसके बारे में मतलब अच्छे से नोट्स बना लीजिए, या फिर कंटेस्ट भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीक्वेंस में तो बात चल रही है, 1563, 64, 73, 75, 78, 82, 83 और 84, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे, इसमें भी सारे याद नहीं करने। मुगल काल में कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी इंपॉर्टेंट, कि भी कौन सा था, जैसे दीवाने खालसा हो गया, तो एक जो शाही भूमि है उसकी देखभाल करने वाला अधिकारी था, ठीक है, इस तरह से। तो दीवाने वाजिरात एक कुल जो है वो दीवाने वाजिरात एक कुल जो है राजस्व या वित्तीय मामलों का प्रबंध करता था, ठीक है। प्रबंध करता कौन था, दीवाने वाजिरात कुल। इसके बाद में मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, और मुहत्सिब जो है वो जन आचरण का निरीक्षक करता था, और मीरे आतिश दरोगा तोपखाना, मेरे आतिश याद रखोगे, मेरे आतिश जो शाही तोपखाने का ये प्रभारी होता था, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे, और आगे देखें इसमें, तो जो आपका मीर तुजुक जो है वो धर्मानुष्ठान का अधिकारी होता था, मीर तुजुक, तुजुक याद रखोगे आप। आमिल, आमिल आ चुका है यूपीएससी में, आमिल याद रखो, गाँव में भूमि कर वसूलने वाला जो अधिकारी है वो आमिल होता था, ठीक है। आमिल कौन होता था, गांव में भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी। बंदरगाहों की देखभाल यूपीएससी के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पोर्ट, ठीक है। पोर्ट पूछता है यूपीएससी, तो पोर्ट के मामले में क्या सीन है, जो मुत्सदी जो है, मुत्सदी वो बंदरगाहों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। इसके बाद में देखिए मुगल साहित्य, और मुगल साहित्य में जो जो इंपॉर्टेंट हो गया हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो तुझे के बाबरी है, तुझे के बाबरी लिखी गई है तुर्की भाषा के अंतर्गत, किसमें, तुर्की भाषा के अंतर्गत। इसके बाद में हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और फारसी में, सॉरी,
ये मैं बताना भूल गया कि जो तुजू के बाबरी है वो बाबर ने लिखी है। तो हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम फारसी में। इसके बाद में आई इंपॉर्टेंट आईने अकबरी, अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। किसने? फारसी में। और हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। इसके बाद में आ गया जी नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर, कजवीनी ने इसको लिखी है फारसी भाषा के अंतर्गत। ठीक है। तारीख है फरिश्ता, तारीख है फरिश्ता किसने लिखी? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, फारसी भाषा के अंदर। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, मुंतखब उत तवारिख, मुख्तब उत तवारिख, बदायूनी ने इसको फारसी भाषा में लिखा है। तुजू के जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी है फारसी भाषा के अंतर्गत। बादशाह नामा लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी। और शाहजहां नामा इनायत खां। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि ये हमीद है और इसमें शाह है, यानी है आ रहा है, तो है और है को आपस में जोड़ करके आप इसको याद रखोगे, और इसके फारसी भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है। और इसमें जो जो बताया है वही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के भी होते हैं, छोड़ना चाहो छोड़ दो, अलग से अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आ जाइए आगे। मुगल काल में कुछ इमारतें बनी थी, अक्सर यूपीएससी में या फिर सॉरी पीवाईक्यू, क्या बोलते हैं इसको, पीसीएस के पीवाईक्यू में आपको ये सब मिल जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। आगरा की जो मस्जिद है उसको किसने बनाया था? आगरा में बाबर ने। बाबरी मस्जिद को अयोध्या में किसने बनाया था? बाबर ने। इसके बाद में देखिए पुराना किला जो दिल्ली के अंदर शेरशाह ने इसको बनाया था। और शेर शाह का मकबरा जो है शेरशाह ने सासाराम के अंदर बनाया था, और ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर। ठीक है। सासाराम कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनाया था? अकबर ने। आगरा का किला अकबर के द्वारा, लाहौर का किला अकबर के द्वारा, इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे तीन किले हैं वो याद रखोगे, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद। मेरे साथ बोलो, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद। किसने बनाया? अकबर ने। कहाँ कहाँ? आगरा, लाहौर, इलाहाबाद के अंतर्गत। ठीक है। फिर जहांगीरी महल जो है वो अकबर ने बनाया है, कहाँ पे? आगरा में। तो आगरा में दो इंपोर्टेंट हो जाता है, एक तो ये जहांगीरी महल और दूसरा क्या है? आगरा का किला। इसके बाद में देखिए, और आगरा की मस्जिद भी आगरा में होगी जिसे बाबर ने बनाया है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी आगरा के अंतर्गत है, और फतेहपुर सीकरी जी इमारत जो है वो यहाँ पे किसने बनाया? अकबर ने। और इसके बाद में अगर पोर्ट्रेट में बात की जाए तो जहांगीर का जो मकबरा जो लाहौर के अंदर स्थित है वो नूरजहां ने, जो शाहजहां है उन्होंने, मतलब नूरजहां ने बनाया था, और शाहजहां तो पति था ही उसका, तो उस हिसाब से। और इसके अलावा शाहजहां ने क्या क्या बनाया यहाँ पे? शाहजहां इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शाहजहां तो स्थापत्य कला को लेकर के हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो क्या 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 बनाया था उन्होंने? आगरा का किला बनवाया जो था, उसे तोड़कर क्या 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 बनाया था इन्होंने? दीवाने आम, दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, और ये सब इन्होंने बनवाया था। ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब आगे शिवाजी। अब शिवाजी के बारे में अगर बात करें तो अष्ट प्रधान इनका इंपॉर्टेंट है, मंत्री परिषद जो था इनका अष्ट प्रधान कहलाता था। तो अष्ट प्रधान में क्या क्या थे? पहले मैं नाम बता देता हूँ। पेशवा, अमात्य या मजूमदार, वाकियानवीस, सचिव या सुरूनवीस, सुमंत या दबीर, सेनापति या सरे नौबत, पंडित राव, और न्यायाधीश। अब देखिए क्या क्या थे ये। तो जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार जो जो वो वित्त मंत्री होता था। वाकियानवीस जो था वो डेली रूटीन कार्यकारी दैनिक कार्यवाही का विवरण रखने वाला अधिकारी होता था। सचिव या फिर सुरूनवीस कौन था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, पत्राचार संबंधी जो काम है वो सचिव या सुरूनवीस करता था। सुमंत या दबीर जो विदेश मंत्री, सेनापति जो है वो सैन्य संगठन से हो गया, पंडित राव जो धार्मिक कार्यों से संबंधित, और न्यायाधीश जो है वो न्याय का काम देखता था। तो मराठा कालीन प्रमुख अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, जैसे पहले हम महामात्य माते वगैरह आ रहे थे वैसे ही। तो देखा जाए तो इसमें जो दीवान है वो सचिव कहलाता था। ठीक है। मजूमदार जो वो लेखा परीक्षक कहलाता था। इसके बाद में इसमें देखिए, जो पूर्ण जमादार या खजांची कहलाता था। चिटनिस, चिट्ठी से याद रख सकते हो, पत्राचार या लिपिक को। कुलकर्णी जो होते थे वो लेखपाल यानी पटवारी होते थे। कौन होते? लेखपाल या फिर पटवारी। ठीक है। इसके बाद में देखिए, देश पांडे जो है वो जिला का अधिकारी होता था। देश पांडे, देश पांडे तो याद रखोगे, देश देश पांडे कौन होता था? जिला अधिकारी, या आप इसको डीएम, वर्तमान में डीएम भी, जो भी मतलब जिला कलेक्टर जैसा कुछ होता था। मिरासदार जमींदार होते थे। पाटिल या पटेल जो गांव का मुखिया होता था। ठीक है। तो ये इजी याद रखना। पाटिल पटेल कौन होता था? गांव या ग्राम का मुख्यमंत्री, गांव या ग्राम का मुखिया होता था। कुलकर्णी लेखपाल होता था। देश पांडे जिलाधिकारी होता था। जमादार खजांची होता था। चिटनी, चिट्ठी से याद रखते हो, पत्राचार वाला अधिकारी होता था। और मजूमदार लेखा परीक्षा से संबंधित था। दीवान सचिव से संबंधित था।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सूरत की संधि 1775 में हुई थी, किस किस के बीच में, रघुनाथ और अंग्रेजों के बीच में। अब है इंपॉर्टेंट साल बाई की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। साल बाई की संधि, देवगांव की संधि, और इसके अलावा सुरजी अर्जन गांव की संधि। तो देखिए तीनों देख लेते हैं अपन। सालबाई की जो संधि है वो 1782 में हुई, सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में। सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में। सिंधिया कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के। देवगांव की संधि कब हुई थी, 1803 में, भोंसले और अंग्रेजों के बीच में, भोंसले और अंग्रेजों के बीच में। और जबकि सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद में देखिए पूना की संधि, पूना की जो संधि है वो हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। किस किस के बीच में, पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। जबकि मंदसौर मंदसौर की संधि जो 1818 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में। अब इसको अपन दोबारा रिपीट कर लेते हैं, याद करने में कोई वो नहीं है हमें, हमें याद करने से मतलब है। तो चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सालबाई की संधि की कब हुई थी, 1782 में, सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच में। देवगांव की संधि कब हुई थी, 1803 में, भोसले और अंग्रेजों के बीच में। सुरजेवाला गांव की संधि कब हुई थी, 1803 में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि कब हुई थी, 1817 में, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। मंदसौर की संधि कब हुई थी, 1818 में, गोलकर और अंग्रेजों के बीच में। इसके बाद देखिए तीन कर्नाटक के युद्ध है, सारे तीन ही तो है, तो याद कर सकते हो वैसे। ठीक है। तो देखिए कर्नाटक युद्ध की अगर अपन बात की जाए, पहला जो कर्नाटक युद्ध है वो हुआ था 1746-48 में, एक्स लास एपल की संधि से इसका अंत हुआ था। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1749 से 54 के बीच में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से 63 के बीच में हुआ था। तो इसे याद करना बहुत ईजी है, इसमें कोई टफ काम है नहीं। ठीक है। 1746 से 48 के बीच में, फिर 49 से 54 के बीच में, फिर 1758 से 63 के बीच में। परिणाम क्या निकला था, एस लास एपल की संधि से इसका अंत हुआ, निर्णायक रहा था दूसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा था पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ था। इसके बाद में तीन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, हर साल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री सबकी शुरुआत इन्हीं युद्धों से होती है। तो देखिए प्लासी युद्ध जो है वो 17 जून 1700, सॉरी 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 23 जून 1757 को, 23 जून 1757, कौन सी, 23 जून 1757 को अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, जनवरी 1760 में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में होता है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, मीर कासिम सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, दिस इज सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन को आप लोग अच्छे से याद करोगे। ठीक है, ये जो तीन युद्ध है, ठीक है, इस पूरे सेक्शन को आप लोग अच्छे से याद करोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 के अंदर। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। अब मैसूर जो है उसके चार युद्ध हुए थे। पहला अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में। अब याद ऐसे याद करना है कि देखो 1767 के अंदर पहला हुआ था, और चौथा कब हुआ था, 1799 में। अब इसका मतलब ये है ना कि 1800, 1600, ऐसे ऐसा कोई ईयर आएगा तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। और फिर हमको ये भी याद रखना है कि मुझे सारे याद नहीं है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत है नहीं है कि मुझे सारे आंग्ल में युद्ध याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि 1767 से ये शुरू हुए थे और 1799 में खत्म हो गए थे। तो मतलब इस कालखंड के बीच में कहीं हुए होंगे। और ये भी मुझे मालूम है कि पहला 1767 के बीच हुआ से शुरू हुआ है, और अंत जो है वो 1799 में हुआ है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को तो इजीली मिला दूंगा, मैचिंग कर दूंगा, दो बचेंगे। वो मेरे लिए आसान होगा याद करना कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि 1767 और 1799 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए थे वो हुए थे 80 और 90 में, 10-10 साल के अंतर के बीच में हुए थे। तो मेरे लिए यहाँ पे इसे याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे इसको याद करना है, और इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो को इतना छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बाकी अपन लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं।